क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण ड्रम के अंदर ऐसा कुछ हो सकता है? आमतौर पर लोग इन ड्रमों का इस्तेमाल अनाज रखने के लिए करते हैं, गेहूं, चावल, दालें या फिर पानी स्टोर करने के लिए। मगर इस बार इस ड्रम में ऐसा कुछ था जो देखने वालों की आंखें फटी की फटी रह गईं। पुलिस को एक गुमनाम कॉल मिली। एक संदिग्ध घर में ऐसा कुछ छिपा है जो दुनिया से छुपाया जा रहा है। जब पुलिस वहां पहुंची तो उन्हें एक भारी भरकम ड्रम मिला जिसे हिलाना तक नामुमकिन था। यह ड्रम किसी आम चीज से नहीं बल्कि ठोस सीमेंट से भरा हुआ था। लेकिन सवाल यह था, सीमेंट के नीचे क्या छिपाया गया था? क्या यह सिर्फ एक गलत फहमी थी या फिर इसके पीछे कोई खौफनाक साजिश थी? पहले तो पुलिस ने इसे तोड़ने की कोशिश की, मगर यह इतना मजबूत था कि हथौड़े और लोहे की छेनी तक बेअसर साबित हुई। मजबूर होकर इसे ट्रांसपोर्ट करके मॉर्ग ले जाया गया, जहां मैकेनिकों की मदद से भारी मशीनों द्वारा इसे काटने की प्रक्रिया शुरू की गई। जैसे ही पहला टुकड़ा गिरा, अंदर की परतें खुलने लगीं और वहां जो मिला उसने सबको सन्न कर दिया। यह सिर्फ एक अपराध नहीं था, यह एक ऐसी योजना थी जो पूरी तरह नाकाम हो चुकी थी। वह चीज जिसके लिए यह पूरा षड्यंत्र रचा गया था, वह असल में थी ही नहीं। फरवरी की ठंडी हवा मेरठ की गलियों में बह रही थी। इंदिरा नगर की तंग गलियों में एक घर था जो बाहर से देखने में बिल्कुल आम था, लेकिन इसके भीतर छुपा था एक ऐसा रहस्य जिसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। यह कहानी शुरू होती है सौरभ राजपूत और उनकी पत्नी मुस्कान रस्तोगी से। एक साधारण सी दिखने वाली जोड़ी जिनकी जिंदगी उतनी ही जटिल थी जितनी किसी फिल्म की स्क्रिप्ट। सौरभ, जो कभी मर्चेंट नेवी में थे और अब लंदन की एक बेकरी में काम कर रहे थे, अपनी पत्नी और 6 साल की बेटी से मिलने भारत लौटे थे। 25 फरवरी 2025 को जब उन्होंने मुस्कान का जन्मदिन मनाया तो किसी ने भी नहीं सोचा था कि यह खुशी का माहौल जल्द ही एक भयानक मोड़ लेने वाला था। इस कहानी की नींव 2016 में रखी गई थी, जब मुस्कान और सौरभ पहली बार मिले थे। मुस्कान के नाना एक ज्योतिषी थे और सौरभ की मां अक्सर उनसे सलाह लेने जाती थीं। मुस्कान और सौरभ पहली बार मिले थे। इन दोनों की नजरें मिली। शायद किस्मत ने दोनों को एक साथ लाने की कोई योजना बनाई थी, या फिर कोई ऐसी कड़वी सच्चाई लिख दी थी जो वक्त के साथ खुलने वाली थी। शुरुआती दिनों में यह सिर्फ एक आम सा प्यार था जो जल्द ही बगावत में बदल गया। जब दोनों ने अपने अपने परिवारों को इस रिश्ते के बारे में बताया तो हर तरफ से इनकार ही मिला। परिवार इस शादी के सख्त खिलाफ था, जबकि मुस्कान के घर वालों ने धीरे धीरे इसे स्वीकार कर लिया। लेकिन प्यार जब जुनून बन जाता है तो लोग किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाते हैं। सौरभ और मुस्कान ने अपने घरों को छोड़ दिया, कोर्ट मैरिज कर ली और सौरभ अपने परिवार से हमेशा के लिए दूर हो गए। लेकिन क्या वाकई यह सिर्फ प्यार था या फिर कोई और खेल खेला जा रहा था? सौरभ, जो करोड़ों की संपत्ति वाले परिवार से आते थे, उन्होंने मुस्कान के लिए अपनी नौकरी छोड़ दी, अपने घर वालों से रिश्ता तोड़ लिया और एक छोटे से किराए के मकान में जिंदगी बिताने लगे। धीरे धीरे मुस्कान और उनके बीच झगड़ा बढ़ने लगा। उनकी शादीशुदा जिंदगी में तनाव घर कर गया। मुस्कान का व्यवहार अक्सर उनके ससुराल वालों से तकरार की वजह बनता। वह देर से उठती, किसी भी घरेलू काम में रुचि नहीं लेती और अपने ही नियमों से चलती। यह सब सौरभ के परिवार के लिए असहनीय हो गया था। एक दिन यह सब कुछ इतना बढ़ गया कि सौरभ ने मुस्कान को लेकर अपने परिवार का घर ही छोड़ दिया। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके परिवार ने उन्हें जबरदस्ती बेदखल कर दिया था। लेकिन क्या यह सही था या फिर कुछ और छुपाया जा रहा था? 2019 की शुरुआत सौरभ और मुस्कान के लिए खुशियों से भरी थी। उनके घर एक नन्ही परी ने जन्म लिया, जिससे उनकी शादीशुदा जिंदगी में एक नई रोशनी आई। बेटी के आने के बाद सौरभ और मुस्कान के रिश्ते में भी मजबूती आई और सौरभ का अपने परिवार से जो रिश्ता टूटा था वह धीरे धीरे जुड़ने लगा। मां, भाई बहन से बातचीत शुरू हो गई, लेकिन मुस्कान की उनसे कभी कोई खास बनती नहीं थी। वह बस एक औपचारिक रिश्ता निभा रही थी। सब कुछ सामान्य लग रहा था, या शायद सिर्फ दिखने में। सौरभ करीब 2 साल बाद लंदन से लौटा। उसने अपनी पत्नी मुस्कान का 25 फरवरी को जन्मदिन धूमधाम से मनाया। फिर 28 फरवरी को बेटी का भी बर्थडे सेलिब्रेट किया। इन पलों की कुछ तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हुईं, जिसमें तीनों हंसते मुस्कुराते डांस करते दिख रहे थे। लेकिन कौन जानता था कि यह तस्वीरें एक परिवार की आखिरी खुशहाल झलक थीं। मुस्कान वैसे भी घर में खाना नहीं पकाती थी, बाहर से मंगवाती थी।
पड़ोसियों के मुताबिक उसके घर पर दिन में 5-6 बार फूड डिलीवरी वाले आते थे। लेकिन जब सौरभ घर लौटा तो एक बदलाव आया। वह रोज शाम अपने मुख्य घर पर जाने लगा, जहां उसकी मां उसके लिए खाना बनाकर रखती थी। दिन में मुस्कान के साथ बाहर से मंगाकर खाता, लेकिन रात में मां के हाथ का बना खाना खाता था। ये नया रूटीन सबको सामान्य लगा। 3 मार्च की सुबह बेटी का स्कूल में एग्जाम था। मुस्कान उसे स्कूल छोड़ने गई और फिर अपने मायके में छोड़ आई। यह कोई नई बात नहीं थी। वह अक्सर बेटी को नाना नानी के पास छोड़ देती थी। लेकिन इस बार उसके माता पिता थोड़ा हैरान थे। अभी तो एग्जाम चल रहे हैं, फिर इसे यहां क्यों छोड़ रही हो? मुस्कान ने कहा, हम वेकेशन पर जा रहे हैं, शिमला। स्कूल में बात कर ली है, बाद में एग्जाम दिलवा देंगे। एक अजीब सी बेचैनी हवा में तैरने लगी। मुस्कान ने अपने घर वालों को कम से कम इतना तो बता दिया कि वे घूमने जा रहे हैं, लेकिन सौरभ ने अपने परिवार से इसका जिक्र तक नहीं किया। 4 मार्च सौरभ की मां रोज की तरह उसके लिए रात का खाना तैयार करके बैठी थी। 7 बजे, फिर 8 बजे, सौरभ आया ही नहीं। चिंतित होकर उन्होंने उसे फोन किया, कोई जवाब नहीं। कुछ देर बाद अचानक सौरभ के बड़े भाई के व्हाट्सएप पर एक मैसेज आया, आज बाहर हूं, खाना लेने नहीं आ पाऊंगा। मैसेज देखकर किसी को शक नहीं हुआ, लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा कि यह सौरभ की आखिरी बातचीत हो सकती है। 5 मार्च सौरभ ऑनलाइन, लेकिन कुछ गड़बड़ थी। सौरभ के व्हाट्सएप स्टेटस पर शिमला की तस्वीरें दिखने लगीं, बर्फ से ढके पहाड़, होटल्स, टूरिस्ट स्पॉट्स। शुरू में सबको लगा कि वह सच में घूमने गया है, लेकिन धीरे धीरे एक अजीब एहसास घर वालों को घेरने लगा। इतनी सारी तस्वीरें, लेकिन खुद की एक भी नहीं। सौरभ के स्टेटस में कहीं भी उसकी खुद की फोटो नहीं थी, न मुस्कान की, न बेटी की, बस पहाड़ों और होटलों की तस्वीरें। आमतौर पर लोग जब घूमने जाते हैं तो अपनी तस्वीरें पोस्ट करते हैं, वीडियो शेयर करते हैं, लेकिन यहां कुछ अलग था, बहुत अलग। और एक और अजीब बात, सौरभ कॉल नहीं उठा रहा था। जब भी घर वालों ने उसे फोन किया, वह किसी न किसी बहाने से बचने लगा। शोर हो रहा है, पार्टी में हूं, नेटवर्क नहीं आ रहा, लेकिन टेक्स्ट पर लगातार जवाब दे रहा था। 17 मार्च मुस्कान की मां के पास अचानक एक फोन आया। मुस्कान की आवाज कांप रही थी, हल्की घबराहट झलक रही थी। मम्मी, सौरभ के अकाउंट से पैसे नहीं निकल रहे, एटीएम काम नहीं कर रहा, क्या करें? मुस्कान की मां चौंक गई। तो सौरभ से ही पूछ लो, वो तो तुम्हारे साथ ही है ना? फोन पर कुछ सेकंड की खामोशी छा गई। फिर मुस्कान ने जल्दी से बात पलट दी और फोन काट दिया। 17 मार्च की रात मुस्कान अकेली लौटी। रात करीब 10 बजे मुस्कान अपने किराए वाले मकान में वापस आई, लेकिन इस बार सौरभ उसके साथ नहीं था। सौरभ कहाँ है? उसने किसी को कुछ नहीं बताया, कोई सफाई नहीं दी, बस चुपचाप घर के अंदर चली गई। कुछ बहुत बड़ा होने वाला था, या शायद हो चुका था। 18 मार्च की दोपहर थी। घड़ी की सुइयां 12 बजा रही थीं। मुस्कान के मायके में फोन बजा, वीडियो कॉल आ रही थी। दूसरी तरफ मुस्कान थी, उसकी आवाज में हल्की सी बेचैनी थी। चेहरा पहले जैसा नहीं लग रहा था। उसकी मां ने तुरंत भांप लिया, मगर कुछ कहने से पहले ही मुस्कान बोल पड़ी, बेटी से बात करा दो, बहुत दिन हो गए उसे देखे हुए। बेटी मासूमियत से स्क्रीन पर झांक रही थी, लेकिन मां की नजर मुस्कान के चेहरे पर टिकी थी। उसके चेहरे पर अजीब सी थकान थी, मानो कोई भारी बोझ लिए घूम रही हो। मां ने तुरंत पूछ लिया, क्या हुआ, सब ठीक तो है? मुस्कान ने घबराए हुए लहजे में जवाब दिया, घर आकर बताऊंगी। शाम के 4 बजे मुस्कान अपने मायके पहुंची। बेटी ने खुशी से अपनी मां को गले लगाया, लेकिन इस खुशी के बीच एक सवाल हवा में तैर रहा था, पापा कहाँ हैं? परिवार के लोगों की भी यही चिंता थी। मां ने आखिरकार पूछ ही लिया, दामाद जी कहाँ हैं? मुस्कान की आंखों में एक अजीब सा डर उभर आया। फिर उसने धीरे धीरे बोलना शुरू किया, 3 और 4 मार्च की दरमिया की रात थी। हम अपने किराए के मकान में सो रहे थे। तभी अचानक दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। सौरभ उठे और दरवाजा खोला। जैसे ही उन्होंने कुंडी हटाई, सौरभ की बहन, जीजा और बड़े भाई अंदर घुस आए। वो लोग सौरभ पर झपट पड़े, उसे धक्का दिया, मारपीट करने लगे। मैं हड़बड़ाकर उठी और देखा कि वो लोग उसे बुरी तरह पीट रहे थे। मेरी चीखें दीवारों में घुटकर रह गईं। फिर उन्होंने उसे। मुस्कान की आवाज लड़खड़ा गई, लेकिन उसने खुद को संभाला और बोलती रही, वो लोग सौरभ का अंत कर चुके थे। मैंने सब अपनी आंखों से देखा। फिर उन्होंने मुझे धमकाया।
कहा कि अगर मैंने जुबान खोली तो मेरी बेटी भी। मुस्कान कांप रही थी। परिवार के लोग सन्न रह गए। लेकिन कुछ गड़बड़ थी। मुस्कान जो कह रही थी वो पूरी तरह मेल नहीं खा रहा था। अगर सौरभ को मारा गया था तो फिर शिमला से उसकी तस्वीरें और व्हाट्सएप स्टेटस कैसे आ रहे थे? कैसे वो अपने भाई बहनों से चैट कर रहा था? इस कहानी में कोई गहरा राज छुपा था। यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मुस्कान की बातों में कई झोल थे, लेकिन उससे पहले हमें पीछे जाना होगा। 2019 में, जब सौरभ और मुस्कान की जिंदगी में एक नई रोशनी आई थी। उनकी बेटी का जन्म हुआ था। यह वक्त उनके लिए खुशियों से भरा था। सौरभ धीरे धीरे अपने परिवार से जुड़ने लगे थे। फोन पर बातचीत फिर से शुरू हो चुकी थी। लेकिन मुस्कान अब भी उनके परिवार के साथ सहज नहीं थी। घर की आर्थिक स्थिति भी धीरे धीरे कमजोर हो रही थी। सौरभ ने मर्चेंट नेवी की नौकरी छोड़ने के बाद प्रथापुर के एक प्लाईवुड कंपनी में काम करना शुरू कर दिया था, लेकिन परिवार का खर्चा बढ़ता ही जा रहा था। इसी दौरान उसने लंदन जाने का फैसला लिया। इसी समय मुस्कान की जिंदगी में एक नया चेहरा आया, साहिल शुक्ला। दिल्ली का एक चार्टर्ड अकाउंटेंसी का छात्र। दिखने में सीधा साधा, लेकिन असल में बेहद सनकी। उसका परिवार ग्रेटर नोएडा में रहता था। उसके पिता एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे। उसकी मां का देहांत तब हुआ था जब वह महज 10 साल का था। लेकिन अजीब बात यह थी कि साहिल को लगता था कि उसकी मां अब भी उसके साथ थी। वो अकेले में खुद से बातें करता था, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसके साथ थी। उसे जादू टोने, काले जादू और आत्माओं पर बहुत यकीन था। कई बार उसने अपने दोस्तों से कहा था कि वह चीजों को पहले से महसूस कर सकता है, चीजें उसके इशारों पर चलती हैं। साहिल और मुस्कान की मुलाकात कैसे हुई, यह भी एक रहस्य ही था। लेकिन जो हुआ वो किसी खौफनाक स्क्रिप्ट से कम नहीं था। क्या मुस्कान की कहानी सच्ची थी, या फिर यह किसी बड़े खेल का हिस्सा था? और सबसे बड़ा सवाल, सौरभ कहां था? क्या सच में उसकी हत्या हो चुकी थी, या फिर कोई और ही कहानी सामने आने वाली थी? साल 2019 मुस्कान और साहिल की मुलाकात एक इत्तेफाक थी, या किसी अनजाने खेल की शुरुआत? मुस्कान, जो कभी ब्रह्मपुरी के स्वामी विवेकानंद स्कूल में पढ़ती थी, अपने पुराने सहपाठी साहिल से सालों बाद दोबारा मिली। दोनों ने 8वीं कक्षा तक साथ में पढ़ाई की थी, मगर फिर रास्ते अलग हो गए। साहिल एक नए स्कूल में चला गया और मुस्कान ने 9th फेल होने के बाद पढ़ाई छोड़ दी। जिंदगी दोनों को अलग अलग मोड़ों पर ले गई। लेकिन फिर 2019 में एक व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए उनकी राहें दोबारा टकरा गईं। यह ग्रुप उन पुराने दोस्तों के लिए बना था जो कभी साथ में पढ़ते थे। जैसे ही साहिल और मुस्कान इसमें जुड़े, पुरानी यादें ताजा हो गईं। पहले तो यह बातचीत सिर्फ ग्रुप तक सीमित थी, लेकिन फिर प्राइवेट चैट होने लगी। दोनों को पता चला कि वे एक ही शहर में हैं, सिर्फ कुछ किलोमीटर की दूरी पर। धीरे धीरे बातचीत मिलने जुलने में बदल गई। पहले यह सिर्फ ऑनलाइन चैटिंग थी। फिर दोस्तों की एक गैदरिंग हुई मेरठ के शॉपिक्स मॉल में। वहीं पहली बार मुस्कान और साहिल आमने सामने मिले। यह मुलाकात सिर्फ संयोग थी या किसी नई कहानी की शुरुआत, यह उस वक्त किसी को नहीं पता था। 2021 आते आते मुस्कान और साहिल के बीच बातचीत इतनी बढ़ चुकी थी कि अब वे अक्सर एक दूसरे से मिलने लगे। मुस्कान की बेटी भी अब थोड़ी बड़ी हो गई थी और उसका एक प्री स्कूल में एडमिशन हो चुका था। मुस्कान ही उसे स्कूल ले जाती और वापस घर लाती। लेकिन उसी रास्ते में साहिल भी अक्सर दिख जाता। एक दिन मुस्कान ने साहिल को अपने घर चाय पर बुलाया। यह पहली बार था जब साहिल उसके किराए वाले मकान में आया था, लेकिन यह आखिरी बार नहीं होने वाला था। अब साहिल का वहां आना जाना आम हो गया। बेटी दिन भर स्कूल में होती थी और जब छुट्टी होती तो मुस्कान उसे अपने मायके छोड़ आती ताकि साहिल से बेझिझक मिल सके। धीरे धीरे ये मुलाकातें बढ़ने लगीं और साथ में एक नई आदत भी जुड़ गई, नशे की। साहिल ने मुस्कान को शराब और अन्य नशे की चीजों में लिप्त कर दिया। अब मुस्कान का गृहस्थ जीवन एक अलग दिशा में मुड़ चुका था। उसका पति सौरभ लंदन में दिन रात मेहनत कर रहा था, हर महीने पैसे भेज रहा था, लेकिन वह पैसा कहां जा रहा था? ऑनलाइन फूड करने में, पार्टियों में और नशे में। लेकिन हर गुनाह के बाद एक गवाह होता है। एक दिन मकान मालिक ने मुस्कान को साहिल के साथ आपत्तिजनक अवस्था में देख लिया। यह बात छुप नहीं सकती थी। मकान मालिक ने तुरंत सौरभ को फोन मिलाया। सौरभ ने कॉल उठाया और उधर से जो शब्द सुनाई दिए उसने उसके होश उड़ा दिए। भाई, जो तुम परदेश में मेहनत कर रहे हो, वह पैसा किसके लिए भेजते हो?
तुम्हारी बीवी यहां किसी और के साथ मौज कर रही है। सौरभ की सांसें थम गईं। क्या यह सच था? क्या यह वही मुस्कान थी जिसके लिए उसने अपने परिवार तक को छोड़ दिया था? उसका भरोसा, उसकी उम्मीदें और उसका पूरा संसार, सब कुछ एक ही पल में बिखर गया। अब सौरभ के सामने सिर्फ एक सवाल था, वह क्या करेगा? 2021 की गर्मियों में जब सौरभ अपने घर लौटा, तो उसे अपनी पत्नी मुस्कान के व्यवहार में अजीब बदलाव महसूस हुआ। शक की एक हल्की परत उसके दिल में जमने लगी, लेकिन उसने खुद को समझाया कि यह सिर्फ उसका वहम होगा। लेकिन वहम ज्यादा दिन तक नहीं टिकता। एक रात जब मुस्कान सो रही थी, सौरभ ने उसका फोन चेक करने का फैसला किया। उसकी उंगलियां कांप रही थीं, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जैसे ही उसने व्हाट्सएप खोला, उसकी दुनिया हिल गई। साहिल के साथ मुस्कान की आपत्तिजनक चैट्स और तस्वीरें देखकर उसका दिमाग सुन्न पड़ गया। गुस्से और दुख के मिले जुले भाव में उसने मुस्कान को जगाया और पूछा, ये सब क्या है? मुस्कान ने पहले तो बहाने बनाने की कोशिश की, लेकिन जब सौरभ ने कड़ाई से पूछा, तो वह चुप हो गई। सौरभ ने साहिल से भी बात की, उसे चेतावनी दी कि वह उनके परिवार से दूर रहे, लेकिन शायद साहिल के इरादे कुछ और ही थे। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि इसके बाद मुस्कान घर छोड़कर भाग गई। उस समय सौरभ किसी एग्जाम के सिलसिले में अपने गांव गया हुआ था, और जब लौटा तो घर खाली था। उसने पुलिस को बताया, लेकिन लिखित शिकायत नहीं दी। 11 दिन बाद पुलिस ने मुस्कान और साहिल को गुरुग्राम से बरामद किया। मुस्कान वापस सौरभ के पास लौट आई, लेकिन इस बार उसका व्यवहार और भी अजीब था। सौरभ ने उसे माफ करने की कोशिश की, लेकिन भीतर ही भीतर उसका भरोसा टूट चुका था। उसने तलाक फाइल कर दिया। पर फिर सवाल उठा, उनकी मासूम बेटी का क्या? सौरभ अपनी बेटी से दूर नहीं जाना चाहता था, उसे दुखी नहीं देख सकता था। आखिरकार उसने तलाक का केस वापस ले लिया और मुस्कान के साथ रहने का फैसला किया, लेकिन एक शर्त पर, वह साहिल से हमेशा के लिए दूरी बना लेगी। मुस्कान ने हामी तो भर दी, लेकिन क्या उसने वाकई साहिल को छोड़ा था? सब कुछ फिर से नॉर्मल दिखने लगा। 2023 में सौरभ दोबारा लंदन चला गया। इस बार किसी बेकरी में काम करने लगा। मुस्कान के माता पिता ने उसे समझाया कि अब किराए का मकान छोड़कर मायके आ जाओ, लेकिन उसने साफ मना कर दिया। सौरभ ने भी उसकी बात मान ली, पर सच यह था कि मुस्कान के इनकार के पीछे उसकी चाल थी। अगर वह मायके चली जाती, तो साहिल से मिलना मुश्किल हो जाता, लेकिन किराए के मकान में कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। सौरभ को अंदाजा भी नहीं था कि वह जिसे अपनी जान से ज्यादा चाहता था, वह धीरे धीरे उसे एक गहरे अंधेरे में धकेल रही थी, जहां से वह कभी लौट नहीं पाएगा। जब 18 मार्च की शाम मुस्कान अपने मायके पहुंची और उसने अपने माता पिता को बताया कि सौरभ के परिवार ने उसका कत्ल कर दिया, तो माता पिता को यकीन नहीं हुआ। उन्होंने मुस्कान पर जोर देकर सच बताने को कहा। उन्होंने सवाल किया कि अगर सच में ऐसा हुआ, तो उसने शोर क्यों नहीं मचाया, पुलिस को खबर क्यों नहीं दी? जब माता पिता ने थोड़ा दबाव बनाया, तो मुस्कान घबराने लगी और आखिरकार उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने बताया कि उसी ने अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर सौरभ का कत्ल किया। यह सुनते ही माता पिता सन्न रह गए। तुरंत ही वे मुस्कान को लेकर पुलिस थाने पहुंचे। उधर जब कई दिनों से सौरभ की अपने परिवार से कोई बातचीत नहीं हुई थी, तो उन्होंने भी पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस पहले से ही सौरभ के लापता होने की जांच कर रही थी। अब जब मुस्कान और साहिल को हिरासत में लिया गया और पूछताछ शुरू हुई, तो पूरी सच्चाई सामने आने लगी। सौरभ के 2023 में लंदन जाने के बाद मुस्कान और साहिल फिर से मिलने लगे। उनका रिश्ता पहले से भी ज्यादा गहरा हो गया। दोनों मिलकर नशे करने लगे और साहिल ने मुस्कान से कहा कि जब तक सौरभ जिंदा है, वे इस तरह से नहीं मिल सकते। यही बात मुस्कान के दिमाग में घर कर गई। लेकिन यहां से कहानी में एक नया मोड़ आया। मुस्कान को साहिल की सबसे बड़ी कमजोरी पता चल चुकी थी, उसका अंधविश्वास। साहिल अपनी मृत मां से बातें करता था और भूत प्रेत आत्माओं पर अटूट विश्वास रखता था। उसके पास एक सोशल मीडिया ऐप स्नैपचैट पर एक फर्जी अकाउंट था, जिसमें वह खुद को मैसेज भेजता था और सोचता था कि यह संदेश उसकी मृत मां की आत्मा भेज रही है। वह मानता था कि उसकी मां अब भी उसे देख रही है और उसकी जिंदगी को नियंत्रित कर रही है। मुस्कान को जब यह पता चला, तो उसने साहिल के दिमाग से खेलना शुरू कर दिया। उसने अपने भाई के नंबर से एक नया स्नैपचैट अकाउंट बनाया और साहिल के उसी अकाउंट पर मैसेज भेजने लगी, जिससे वह अपनी मां से बातचीत करता था।
अब मुस्कान ही उसकी मां बन चुकी थी। वह उसे यकीन दिलाने लगी कि उसकी मां स्वर्ग से धरती पर वापस आ गई है और उससे सीधे बात कर रही है। मुस्कान ने साहिल को मैसेज में लिखना शुरू किया। मुस्कान एक अच्छी लड़की है। तुम उसका साथ मत छोड़ना। उसे कभी धोखा मत देना। उसकी बातें हमेशा मानना। साहिल, जो पहले से ही मानसिक रूप से कमजोर और नशे का आदी था, इन संदेशों को सच मानने लगा। उसे लगने लगा कि उसकी मां सच में मुस्कान को पसंद करती हैं और चाहती हैं कि वह उसके साथ रहे। इतना ही नहीं, मुस्कान ने अपने भाई और मां का भी फर्जी अकाउंट बना लिया और साहिल को उनसे भी मैसेज भेजने लगी। उसने साहिल को यह विश्वास दिला दिया कि उसके परिवार के सभी लोग इस रिश्ते के लिए राजी हैं और इसमें कोई बुराई नहीं है। धीरे धीरे मुस्कान ने साहिल को पूरी तरह से अपने जाल में फंसा लिया। अब साहिल के दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी। मुस्कान को हमेशा के लिए पाने के लिए सौरभ को रास्ते से हटाना जरूरी है। यहां तक कि साहिल ने कत्ल शब्द का इस्तेमाल भी नहीं किया, बल्कि इसे वध कहा। उसे यह काम कोई पाप नहीं, बल्कि एक धर्मयुद्ध लगने लगा। वह पूरी तरह से मुस्कान के इशारों पर नाचने लगा। इस खेल की बागडोर अब पूरी तरह मुस्कान के हाथों में थी। मुस्कान और साहिल ने नवंबर 2024 से ही योजना बनानी शुरू कर दी थी। पहले उनका विचार था कि नींद की दवा देकर उसे बेहोश करेंगे और फिर चाकू से हमेशा के लिए सुला देंगे। उसके बाद बॉडी को जमीन में दफना देंगे। वे अपने दोस्तों से इस बारे में सलाह भी लेते थे, लेकिन बातों को घुमा फिराकर पूछते थे। पहले उन्होंने कहा कि उनके पास पूजा की कुछ सामग्री है जिसे दफन करना है। दोस्त उन्हें पूरी प्रक्रिया बताते हैं। फिर वे पूछते हैं कि अगर सामान थोड़ा ज्यादा हो तो गड्ढा कितना गहरा होना चाहिए। आखिर में वे सीधे पूछते हैं कि किसी बॉडी को दफनाने के लिए गड्ढा कितना बड़ा होना चाहिए। उनकी बातें सुनकर दोस्त चौंक जाते हैं और सवाल करने लगते हैं कि वे ऐसा क्यों पूछ रहे हैं। दफनाने की योजना रद्द कर दी और दूसरी तरकीब सोचने लगे। इसी दौरान वे गूगल पर नींद की दवाओं और अन्य कई चीजों के बारे में खोज भी कर रहे थे। फरवरी 2025 में सौरभ ने मुस्कान को फोन कर बताया कि वह भारत आ रहा है और साथ में उसका तथा उनकी बेटी का जन्मदिन मनाएगा, साथ ही होली का भी जश्न मनाएंगे। मुस्कान ने यह बात साहिल को बताई और दोनों ने सोचा कि यह सही समय होगा। इसके बाद मुस्कान ने नींद की दवा का इंतजाम किया। उसने चालाकी से ब्रह्मपुरी के एक डॉक्टर के क्लिनिक पर जाकर घबराहट, चिंता और अजीब अजीब ख्याल आने की शिकायत की, जिससे वह ठीक से सो नहीं पाती थी। डॉक्टर ने उसे कुछ दवाएं लिखकर दीं, जिन्हें वह मेडिकल स्टोर से खरीद सकती थी। मुस्कान ने घर आकर डॉक्टर की लिखावट की नकल करते हुए खुद से एक और नींद की दवा का नाम पर्ची पर जोड़ लिया और फिर मेडिकल स्टोर से सभी दवाएं खरीद लीं, ताकि मेडिकल स्टोर वाले को कोई शक न हो। अगर वह सीधे स्टोर से दवा मांगती तो संदेह हो सकता था। 22 फरवरी को मुस्कान शारदा रोड मार्केट गई और 800 रुपये में 2 बड़े बड़े चाकू खरीदे। दुकानदार ने हैरानी जताई कि इस तरह के चाकू आमतौर पर घरों में इस्तेमाल नहीं होते। जब उसने पूछा कि ये किस लिए चाहिए, तो मुस्कान ने कहा कि उसे चिकन पकाना है और छोटे टुकड़ों में काटना पसंद है। योजना के अनुसार मुस्कान के जन्मदिन 25 फरवरी को सौरभ को खत्म करना था। पार्टी के दौरान शराब में नींद की दवा मिलाकर उसे बेहोश करने की योजना थी, लेकिन सौरभ ने उस दिन शराब नहीं पी, जिससे योजना असफल हो गई। इसके बाद उन्होंने 3 मार्च का दिन चुना। उस दिन उनकी बेटी का परीक्षा थी। परीक्षा के बाद मुस्कान उसे नानी के घर छोड़ आई, यह कहकर कि वह पति के साथ घूमने जा रही है। रात को सौरभ हमेशा की तरह खाना लेकर आया, जिसमें उनका पसंदीदा व्यंजन कोफ्ता था। जब उसने मुस्कान को थाली परोसने के लिए कहा, तो मुस्कान ने कोफ्ते में नींद की दवा मिला दी। सौरभ ने वह खा लिया और रात 9:30 तक गहरी नींद में चला गया। मुस्कान ने कुछ घंटे इंतजार किया ताकि दवा पूरी तरह से असर कर सके। फिर उसने रात 11-12 बजे के बीच साहिल को फोन कर बुलाया। साहिल करीब 1 बजे पहुंचा। सौरभ बेडरूम में बेहोश पड़ा था। साहिल ने मुस्कान से कहा कि वह किचन से वह चाकू लाए जो उन्होंने खरीदा था। फिर उसने मुस्कान से कहा कि पत्नी को ही पति का वध करना चाहिए, लेकिन मुस्कान हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। तब साहिल ने उसका हाथ पकड़कर उसे निर्देशित किया। दोनों ने मिलकर चाकू से सौरभ के सीने पर 3-4 वार किए। पहले ही कूलर चालू कर दिया था ताकि चीख पुकार की आवाज बाहर न जाए। हत्या के बाद दोनों ने बॉडी को बाथरूम में ले जाकर टुकड़ों में बांट दिया। साहिल ने सौरभ का सिर और दोनों हथेलियां अलग कर दीं। मुस्कान पहले ही बैग और प्लास्टिक की थैलियां खरीद कर रख चुकी थी।
सिर और हथेलियां एक अलग थैली में रख दी गईं, जबकि बाकी शरीर को प्लास्टिक में लपेटकर बैग में भर दिया गया और बेड के नीचे छिपा दिया गया। मुस्कान ने पहले ही ब्लिंकिट से 10 किलो ब्लीच मंगवा लिया था, जिससे घर की सफाई की गई। साहिल सिर और हथेलियों वाली थैली लेकर निकल गया। उस समय रात के 3 बज चुके थे। घर में अकेली रहकर मुस्कान डरने लगी, इसलिए उसने फिर से साहिल को फोन किया और उसके घर चली गई। सुबह वे दोनों वापस घर लौटे। साहिल ने मुस्कान से कहा कि मार्केट से सीमेंट, ड्रम और बालू खरीद लाए। मुस्कान शारदा मार्केट घंटाघर के पास गई और अलग अलग दुकानों से सामान खरीदा, ताकि किसी को शक न हो। उसने बिना मोल भाव किए 1,100 रुपये में ड्रम खरीद लिया, जिससे दुकानदार को अजीब लगा, क्योंकि आमतौर पर ग्राहक 1,100 रुपये में ड्रम खरीदते हैं, मोल भाव करते हैं। फिर वह एक बोरी सीमेंट लेकर घर पहुंची, लेकिन साहिल ने कहा कि यह पर्याप्त नहीं होगा, इसलिए वह 2-3 और बोरी लेकर आई। इसके बाद उन्होंने ड्रम में बॉडी के टुकड़े डाले और सीमेंट से उसे पूरी तरह सील कर दिया। ड्रम को कमरे में रखकर ताला लगा दिया। अगले दिन दोनों ने कैब बुक की और घूमने निकल गए। किराए के घर में जितने भी पैसे थे, करीब 80,000 से 84,000, मुस्कान ने सभी पैसे ले लिए और वे मौज मस्ती करने के लिए रवाना हो गए। शिमला, मनाली और कसौल में ये अलग अलग होटलों में ठहरे। मुस्कान ने सौरभ का मोबाइल फोन भी ले लिया था, जिससे वह फोटो पोस्ट करती थी, स्टेटस लगाती थी और परिवार से चैट्स में बात करती थी। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार दोनों ने वहां किसी मंदिर में शादी भी कर ली। उन्होंने होली का त्योहार वहीं मनाया और कई रील्स बनाई। एक वीडियो में मुस्कान साहिल का बर्थडे सेलिब्रेट करते हुए भी दिख रही थी। इनका प्लान था कि जब तक सीमेंट सूख न जाए तब तक वे घूमते रहेंगे, फिर जब वह सूख जाएगा तो लाश को ठिकाने लगा देंगे। मगर बीच में इनके पैसे खत्म हो गए। 17 मार्च को मुस्कान ने अपनी मां को कॉल करके पूछा कि सौरभ का अकाउंट काम नहीं कर रहा और पैसे नहीं निकल रहे। कैश खत्म होने के बाद वे सौरभ के अकाउंट से पैसे निकालने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें 6 लाख रुपए थे, लेकिन पैसे नहीं निकल पा रहे थे। घटना के 14 दिन तक ये दोनों घूमते रहे, लेकिन पैसे खत्म होने के कारण वापस आना पड़ा। मगर जब तक वे ड्रम को ठिकाने लगा पाते, मुस्कान ने अपने माता पिता के सामने सब कुछ कबूल कर लिया। पुलिस ने ड्रम को हिरासत में किया और किसी तरह उसे तोड़ा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया कि हत्या 14-15 दिन पहले हुई थी। जब पुलिस जांच के लिए साहिल के घर पहुंची, तो वहां का दृश्य देखकर वे चकित रह गए। रूम के दरवाजे पर पहले ही कुछ अजीब लिखा था। दरवाजा खुलते ही सामने भगवान शिव जी के आदि योगी रूप का चित्र था। साथ ही कई और अजीब चित्र भी बने हुए थे, जिनमें काले जादू से जुड़े हुए शैतानी चित्र भी शामिल थे। सौरभ और उसकी मां की तस्वीरें भी वहां थीं। इन सब चीजों से लग रहा था कि साहिल काले जादू में लिप्त था। कुछ खबरों में यह भी कहा गया कि साहिल ने सर और हथेलियों को काले जादू के महाराज को खुश करने के लिए अलग किया। उसने सोचा था कि सर से वे खुश होंगे और हथेलियों को अलग करने से किस्मत की लकीरें मिट जाएंगी, जिससे इस पर कोई पाप नहीं आएगा। एक और चौंकाने वाली बात सामने आई कि मुस्कान साहिल को पसंद तो करती थी, लेकिन उससे शादी नहीं करना चाहती थी। उसे बस साथ रहना पसंद था। मगर साहिल ने यह सब कुछ मुस्कान से शादी करने के लिए किया था। मुस्कान के माता पिता का कहना है कि साहिल ने उनकी बेटी को नशे का आदी बना दिया था। वे कहते हैं कि अगर मुस्कान साहिल से दूर हो जाती तो नशे से कैसे मिल पाती, इसलिए वह उसके साथ रहना चाहती थी। स्नैपचैट पर मुस्कान साहिल की मां के रूप में बात करती थी, ताकि साहिल उसे छोड़कर न जाए। उसने जो किया वह नशे के लिए किया, और साहिल ने जो किया वह मुस्कान को पाने के लिए किया। मुस्कान के माता पिता ने कहा कि वे अपनी बेटी को कभी माफ नहीं करेंगे। उनका कहना था कि सौरभ उनके लिए बेटे के समान था और वे उसके न्याय के लिए लड़ेंगे। वे चाहते हैं कि दोनों आरोपियों को फांसी की सजा मिले। सौरभ के परिवार वालों ने आरोप लगाया कि इस हत्याकांड में मुस्कान के परिवार के लोग भी शामिल थे। उनका कहना था कि सौरभ अच्छे पैसे कमाता था और अपने ससुराल वालों को भी देता था। हाल ही में उसने अपनी मां के अकाउंट में भी 3 लाख रुपए भेजे थे। उन्हें शक था कि सौरभ मुस्कान के परिवार से अपने पैसे वापस मांग रहा होगा, इसलिए उन्होंने मिलकर उसकी हत्या कर दी। पोस्टमार्टम के बाद 19 मार्च की शाम तक सौरभ का बॉडी उसके परिवार को सौंप दिया गया, जिसके बाद अंतिम संस्कार हुआ। इसमें मुस्कान के माता पिता शामिल नहीं हुए। पुलिस ने मुस्कान और साहिल को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें जेल भेज दिया। जब कोर्ट में उनकी पेशी हुई तो कई वकीलों ने उनकी पिटाई कर दी।
पुलिस किसी तरह उन्हें बचाकर वहां से ले गई। उनके सबूतों और हत्या में इस्तेमाल किए गए चाकू, दोनों के मोबाइल फोन जिसमें उनकी तस्वीरें और व्हाट्सएप चैट्स थे, और फर्श को साफ करने में उपयोग किए गए केमिकल्स बरामद कर लिए गए। इन दोनों ने जिस चीज को पाने के लिए इतनी खौफनाक साजिश रची, अंत में उन्हें केवल एक ही चीज मिली, सलाखें। तो इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। कमेंट करके अपनी राय बताइए। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।